नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं डेडलॉक। आज का हमारा टॉपिक है बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर द रिसोर्स रिक्वेस्ट। बैंकर्स एल्गोरिथम जो कि एक टेक्निक है डेडलॉक अवॉइडेंस की। वैसे तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए 3 टेक्निक्स है: सेफ स्टेट, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर्स एल्गोरिथम। आगे की वीडियोस में हम सेफ स्टेट और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाला है बैंकर्स एल्गोरिथम पर। तो दोस्तों, बैंकर्स एल्गोरिथम किस तरह का होता है? वैसे तो बैंकर्स एल्गोरिथम 2 चीज़ों के लिए है, एक तो रिसोर्स रिक्वेस्ट के लिए और दूसरा सेफ्टी के लिए। बारी बारी हम दोनों चीज़ों के लिए देखेंगे। पहले रिसोर्स रिक्वेस्ट के लिए देखते हैं, उसके बाद देखेंगे सेफ्टी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट पढ़ा था। जब हमने सेफ और अनसेफ स्टेट पढ़ा था तब ये वाला एक एग्जाम्पल हमने लिया था। तो दोस्तों, अगर तक अभी आपने हमारी सेफ और अनसेफ स्टेट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम रिसोर्स बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली इस एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए ये दोनों चीज़ को हम रेफरेंस में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम में किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होने वाले हैं। पहले तो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोटेशन दिखा दूं कि यहाँ पर हम प्रोसेसेस को बताएंगे एन से, यानी कि एन यहाँ पर बताएगा हमारी प्रोसेसेस और एम बताएगा रिसोर्स टाइप। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं अवेलेबल फॉर अवेलेबल एम अवेलेबल आई इज इक्वल टू के, यानी कि ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि टोटल नंबर ऑफ एम टाइप ऑफ रिसोर्स टाइप्स अवेलेबल फॉर द available process I will represent the process number like I is equal to 0, I is equal to 1, I is equal to 2. It means P0, P1, P2. K is representing instance of resources. It means हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि K टाइप की जो इंस्टेंसेस है, टोटल K इंस्टेंसेस M टाइप के रिसोर्स की आई प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर 3 अवेलेबल रिसोर्स है, तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि टोटल 3 इंस्टेंस एम टाइप के रिसोर्सेज की प्रोसेस आई यानी कि P0, P1 और P2 के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर टोटल देखें तो टोटल यहाँ पर 12 रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ऐसा कह सकते हैं कि टोटल 12 इंस्टेंसेस एम टाइप के रिसोर्सेज की प्रोसेस P0, P1 और P2 के लिए अवेलेबल है। चलिए, आशा रखता हूँ आपको पहला वाला डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे के लिए। फॉर मैक्सिमम n क्रॉस m मैक्सिमम आई जे इज इक्वल टू के। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, n क्रॉस m यानी कि ये जो है मैक्सिमम ये दिखा रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में। n यहाँ पर बनेगा नंबर ऑफ रोज और m बनेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो के इंस्टेंसेस, टोटल कितनी इंस्टेंसेस है, मैक्सिमम के, यानी कि मान लीजिए आई बता रहा है प्रोसेस नंबर और जे बता रहा है रिसोर्स नंबर। क्योंकि अगर टोटल 12 रिसोर्सेस अवेलेबल है तो कौन कौन से है, R0 से लेकर R11 तक, तो 0, 1, 2 ये नंबरिंग कौन दिखाएगा दोस्तों, जे। ठीक है, उसी तरह प्रोसेस के नंबरिंग कौन दिखाएगा, आई। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि P0 की मैक्सिमम नीड्स क्या है, 10। अगर P0 को 10 रिसोर्सेस मैक्सिमम चाहिए तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं प्रोसेस P0 के लिए कि टोटल 10 इंस्टेंस रिसोर्स टाइप J की प्रोसेस P0 के लिए मैक्सिमम नीड है। ठीक है, तो ये कुछ दिखा रहा है मैक्सिमम इंस्टेंसेस। और यहाँ पर टोटल रिसोर्सेज के लिए अगर आप देखें तो कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल 12 रिसोर्सेज जो है मैक्सिमम 12 इंस्टेंसेस जो है वो मैक्सिमम प्रोसेस P0, P1 और P2 को दिए जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोकेशन
एलोकेशन एन स्टार एम, फॉर द एलोकेशन एन स्टार एम एलोकेशन आई जे इज इक्वल टू के। यानी कि कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो भी एलोकेशन दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, एलोकेशन कितना हुआ है टोटल 9 रिसोर्सेज का, यानी कि 9 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप आर, रिसोर्स टाइप एम ऑफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर जे विच इज़ एलोकेटेड टू प्रोसेस आई। यानी कि ये जो 9 रिसोर्सेज है कोई भी नंबर हो सकते हैं R0 से लेकर R11 तक जे के लिए, ठीक है। हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, वो सिस्टम डिसाइड करेगा। और जी ये जो आई है वो P0, P1 और P2 में से कोई भी प्रोसेस हो सकती है। तो ये दिखा रहा है हमारा एलोकेशन। यहाँ पर P0 को 5 रिसोर्सेज दिए गए हैं, P1 को 2 और P2 को 2, यानी कि टोटल 9 रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं। ये है मैक्सिमम नीड, तो मैक्सिमम P0 की रिक्वायरमेंट है 10, P1 की 4 और P2 की 9। अवेलेबल रिसोर्स देखें तो टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज 12 है और करंट अवेलेबल रिसोर्सेज है 3। चलिए तीनों डेटा स्ट्रक्चर आशा रखता हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। चौथा देखते हैं नीड। अगर किसी प्रोसेस की जो मैक्सिमम नीड है उस मैक्सिमम नीड में से कुछ एलोकेशन उनको कर दिया गया है, तो फिर भी कुछ ना कुछ आगे के लिए प्रोसेस की नीड होगी। यानी कि यहाँ पर आप देखें P0 के लिए तो उनकी मैक्सिमम नीड थी 10 रिसोर्सेज की। 10 रिसोर्सेज में से 5 रिसोर्सेज ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोसेस P0 को एलोकेट कर दिए हैं, फिर भी अभी प्रोसेस P0 को 5 रिसोर्सेज की ज़रूरत है। यानी कि ये दिखाया जाएगा नीड में। फॉर नीड n स्टार m नीड आई जे इज इक्वल टू के। यानी कि टोटल 5 इंस्टेंसेस रिसोर्स टाइप m की कोई भी नंबर j वाले R1 2 3 4 प्रोसेस P0 को ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी चारों डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे एल्गोरिथम में। ये जो था अभी हमने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं ये देखा। अब हम देखने जा रहे हैं बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर द रिसोर्स रिक्वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों फिगर का रेफरेंस हम यहाँ पर भी लेंगे। स्टेप नंबर 1, इफ़ रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू रिक्वेस्ट आई लेस देन इक्वल टू नीड आई। आई मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस, गेट इट। कोई भी प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट होगी वो उस प्रोसेस की ज़रूरत से कम यानी या तो उतनी ही होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर P0 अगर रिक्वेस्ट करता है तो कितनी रिक्वेस्ट करेगा, मैक्सिमम 5 की, ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं। यानी कि P0 की जो भी रिक्वेस्ट होगी प्रोसेस P0 की वो कितनी होगी, लेस देन और इक्वल टू 5 यानी कि P0 की नीड, ठीक है। अगर 5 0 से कम है तो कहाँ पर जाना है, स्टेप नंबर 2 पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो क्या है, अदरवाइज रेज एन एरर कंडीशन सिंस द प्रोसेस हैज एग्जिट्स इट्स मैक्सिमम क्लेम। यानी कि यहाँ पर एरर जनरेट होगी क्योंकि प्रोसेस ने उनकी लिमिट से ज़्यादा कुछ मांग लिया है, ठीक है। जितना प्रोसेस ने क्लेम किया था उतना ही प्रोसेस को मिलने वाला है। यानी कि जितना क्लेम था उतना ही प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा प्रोसेस रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। आशा रखता हूँ दोस्तों आप समझ रहे हैं। आगे जा रहे हैं स्टेप नंबर 2 के लिए। चलिए, इफ़ रिक्वेस्ट आई लेस देन इक्वल टू अवेलेबल गो टू स्टेप 3। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट है वो लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है तो ही स्टेप नंबर 3 पे जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने देखा था कि मैक्सिमम रिक्वेस्ट कितनी हो सकती है, 5 तक। मान लीजिए कि P0 ने अभी 5 की रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेस अभी कितने हैं, 3, ठीक है। तो 5 लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में ना जाने से क्या होगा, Pi मस्ट वेट सिंस द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। यानी कि जब तक यहाँ पर 5 रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तब तक ये 5 रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होने वाली, ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि P0 की जगह प्रोसेस P1 थी,
ठीक है। P1 अगर यहाँ पर उनकी नीड है 2 रिसोर्सेज की, P1 अगर 2 रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट डाले तो देखिए क्या होगा, 2 लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, अवेलेबल कितना है 3, ठीक है। 2 लेस देन और इक्वल टू 3, यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कहाँ पर जाना है, स्टेप नंबर 3 में। चलिए आगे चलते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट वाला स्टेटमेंट के लिए, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने थे 3। मान लीजिए P1 के लिए डिस्कस करते हैं, P1 रिक्वेस्ट करता है 2 रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अवेलेबल कितना होगा, अभी अवेलेबल कितना है 3, ठीक है। रहने दीजिए, ऊपर लगते हैं, पहले अवेलेबल थे 3 माइनस रिक्वेस्ट चाहिए कितने 2, रिक्वेस्ट कितने की 2 की, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अब अवेलेबल कितने बचेंगे यहाँ पर 3 की जगह, 3 में से हमें कितना निकालना है 2, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ 1, ठीक है। यानी कि नया जो अवेलेबल रिसोर्सेज का डिजिट है वो होगा 1। आशा रखता हूँ दोस्तों ये पहली वाली लाइन आपको समझ में आ रही है। दूसरी लाइन के लिए देखते हैं, एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट आई, एलोकेशन आई। यहाँ पर अवेलेबल में आई हम नहीं लेते दोस्तों, अवेलेबल जो है वो पूरा टोटल अवेलेबल यहाँ पर दिखा रहा है, आई जो है वो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस के लिए डिजिट अल्फ़ाबेट रखा गया है आई। एलोकेशन, रिक्वेस्ट, नीड सभी जगह आप आई देखेंगे, लेकिन अवेलेबल में नहीं देखेंगे, अवेलेबल जो है वो टोटल फिगर है, ठीक है। चलिए, एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कितनी की डाली P1 ने 2 की, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एलोकेशन पहला कितना एलोकेशन था 2 का, फिर से कितना हुआ और 2 रिसोर्सेज का, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 4 का, यानी कि टोटल एलोकेशन कितना होगा 2 पहले वाला और प्लस 2 रिसोर्सेज इस बार दिए, तो टोटल कितने बने दोस्तों यहाँ पर 4 रिसोर्सेज, ठीक है। आशा रखता हूँ कि आप समझ रहे हैं, यह दूसरी वाली लाइन भी आपको समझ में आ रही है। अब देखते हैं लास्ट वाला, नीड इज इक्वल टू नीड आई माइनस रिक्वेस्ट आई। नीड पहले दोस्तों कितनी थी 2 की, रिसोर्स रिक्वेस्ट कितना की है 2, एलोकेट भी कितना की है 2, तो अब कौन सी नीड होगी, कुछ नहीं होगा दोस्तों, 2 की नीड थी और 2 रिसोर्सेस अगर हम यहाँ पर दे दें तो अब क्या ज़रूरत, अब तो कुछ नहीं चाहिए भाई। नीड कितनी थी 2 की, रिक्वेस्ट कितने की 2 की, मिल गई है, तो अब कितने की ज़रूरत है, अब कुछ नहीं ज़रूरत है, सिर्फ 2 ही चाहिए थे, 2 तो मिल गए, ठीक है। आशा रखता हूँ आपको ये लाइन भी समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, चेक इफ दिस स्टेट इज सेफ इफ ए सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट, यानी कि सेफ स्टेट हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक P1 के साथ साथ P0 और P2 भी एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अभी तो सिर्फ P1 का ही एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ है, सेफ स्टेट जाकर कब मिलेगा, P0 और P2 को भी अगर हम एग्जीक्यूट करा दें और उनको भी सभी रिसोर्स दिला दें, तभी हम कह सकते हैं कि ये स्टेट सेफ है। अभी हम इसे सेफ स्टेट नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर सेफ स्टेट लिखा है क्योंकि ये पिछला वाला एग्जाम्पल है सेफ स्टेट का, ठीक है दोस्तों। अब चेक करेंगे सेफ स्टेट के लिए, यानी कि स्टेट जो है वो सेफ है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, बैंकर्स एल्गोरिदम फॉर सेफ्टी, यानी कि ये जो एल्गोरिदम है ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। ये एल्गोरिदम हमें बताएगा कि आगे वाला जो स्टेप था, ये वाला जो इस मोड पे जब हमारी सिस्टम आ पहुंची है, तो इस मोड पे हमारे सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है या नहीं है, ये जानने के लिए हम ये दूसरा वाला एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। यानी कि दोनों एल्गोरिदम जो है सीक्वेंस में है, पर सेफ्टी वाला एल्गोरिदम दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं सेफ्टी वाला एल्गोरिदम भी आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत या क्वेरी परेशानी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपकी परेशानी सॉल्व हो पाए, ठीक है। धन्यवाद।